तो इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान की सारी बड़ी बड़ी बातें, सारी कश्मीर को लेकर सीख, पढ़ाई और तमाम बातों की पोल उनके ही साबिक एमएलए बलदेव सिंह ने हिंदुस्तान आकर खोल दी, जो गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं कि वो नहीं जाना चाहते हिंदुस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में अकलियतों के साथ जो जुल्म सितम हुआ, और ये वो पाकिस्तान है जो कश्मीरियों को संभालने की बात कर रहा है, कश्मीरियों के हक की बात कर रहा है, कह रहा है कि जब तक हम चाहेंगे लड़ते रहेंगे कश्मीरियों के लिए, जब तक पाकिस्तान है तब तक कश्मीरियों के लिए लड़ते रहेंगे। आप अपने लोगों को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, जो आकर यहां पर गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, यहां की शहरियत मांग रहे हैं, और आप कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। आपने बंगाली मुसलमानों को, आप दूसरी कम्युनिटी की तो छोड़ दीजिए, आपने अलग अलग संस्कृति के मुसलमानों को नहीं छोड़ा। आप क्या बात करते हैं? आप बंगाली मुसलमानों को आपने अलग कर दिया, जो आपके साथ 25 साल भी नहीं रह पाए। पाकिस्तान का गुलरेज शेख साहब जो बेस था वो तो 25 साल में ही टूट गया कि एक मुस्लिम कंट्री होगी जिसमें मुस्लिम अक्सरियत होगी, जो मुसलमानों के लिए बन रही है। वो तो संस्कृति के आधार पर 25 साल में अलग हो गए कि बंगाली संस्कृति और मुसलमान संस्कृति, खासतौर से पंजाबियों की मुसलमान संस्कृति साथ नहीं रह सकती। वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, और आज भी बंगाली गाते हैं कि आमार सोनार बांग्ला आमी तुम्हाके भालोबाशी ओमा माँ कहते हैं, जिसको लेकर के यहां पर भी उलमा हज़रात कहते हैं कि अगर आपने भारत माता की जय बोल दिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और वो कहते हैं कि माँ, तुम्हारा आकाश, तुम्हारी धरती, तुम्हारी वायु, तुम्हारे नदी पहाड़ से मैं बहुत प्यार करता हूं। मैं अपने बंगाल से, अपने बांग्लादेश से बहुत प्यार करता हूं। ये वहां के मुसलमान गाते, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ राष्ट्रगीत है उनका। देखिए इमरान भाई, दुनिया में इतने सारे जो देश हैं, ये अधिकांश देश जो बनते हैं वो संस्कृति और समय और नस्ल के मिश्रण से बनते हैं। तो कभी भी मजहब के नाम पर देश नहीं बन सकते। यदि मजहब के नाम पर ही देश होते तो यूरोप जो है वो पूरा का पूरा एक क्रिश्चियन एम्पायर होता, क्रिश्चियन स्टेट होता। वहीं अरब के जितने सारे ममालिक हैं ये सब मिलके एक मुस्लिम स्टेट होते, मुस्लिम कंट्री होते। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, न हुआ है। तो पाकिस्तान जो ये बार बार एक जो झुंझुना बजाता है, जो रेटरिक करता है कश्मीर के नाम पर, वो इसीलिए करता है क्योंकि यदि वह मुस्लिम की बात करना छोड़ देगा और बार बार इस्लाम के नाम पर उकसाने की जो बात करता है, तो उसका जो वजूद है वो टू नेशन थ्योरी पर खड़ा है। और टू नेशन थ्योरी तो 25 साल के बाद ही उसके अपना के भंग हो गई थी, गिर गई थी। तो वापस नहीं चाहते वो कि एक और टुकड़ा हो, और टुकड़ा होना दिखता है, एविडेंट दिखता है कि वो होना है। लेकिन जब तक ये, इसीलिए ही कश्मीर का राग अलापते हैं और इस्लाम का राग अलापते हैं, ताकि किसी तरह से यह सिद्ध किया जा सके कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो टू नेशन थ्योरी के आधार पर देश बनाया था वह गलत नहीं था। लेकिन जब ये गांधी और नेहरू की बात करते हैं इमरान खान, तो अपने आप के जो कायदे आजम जिनको कहते हैं, ये मोहम्मद अली जिन्ना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि यदि इतना ही अच्छा था गांधी और नेहरू का देश, तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना गलत थे? यह पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा। यदि उनका प्रधानमंत्री कह रहा है कि गांधी और नेहरू का देश अच्छा था, तो फिर क्यों मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश के दो टुकड़े करवाए? तीसरी बात में, पाकिस्तान जो है अभी एक तरह से गन पाउडर पे बैठा है और एक चिंगारी उसके परखच्चे उड़ा देगी। हम लोग बात करते हैं बलूचिस्तान की, पख्तूनिस्तान की, सिंधु देश की, वह सब अपने स्थान पर है, परंतु कितने लोगों को पता है कि जो कराची है वह एमक्यूएम का गढ़ है, मुहाजिरों का गढ़ है, ये सब जानते हैं। परंतु दुनिया की सबसे बड़ी पख्तून सिटी है, वो पख्तून सबसे बड़ी सिटी काबुल या कंधार नहीं है। सबसे ज्यादा पख्तून यदि किसी एक सिटी में रहते हैं तो वो कराची है। और पख्तून भी आज की तारीख में अपना पख्तूनिस्तान चाहते हैं। तो और मुहाजिर भी एंटी है, और वो एक नेवल पोर्ट है जो 70% पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करता है। तो यदि कराची चला गया तो इकोनॉमी चली जाती है। वहां बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए अपनी जंग लड़ रहा है, पख्तूनिस्तान अलग चाहता है। सिंधु देश का तो मूवमेंट काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन उसको बार बार बुरी तरह सप्रेस किया जा रहा है। और ये एक बात और भी है कि पाकिस्तानी अभी बीच में भी जो इन्होंने अपने दहशतगर्द भेजने की कोशिश की थी कश्मीर में, और हम लोगों ने उनकी नापाक जो हरकत थी उसको नाकाम किया था। ये क्यों भेजना चाहते हैं बार बार इनकी आर्मी? क्योंकि इनकी आर्मी ने इतने वर्षों तक, 70 साल तक कश्मीर के नाम पर ऐश किया, अपने खुद के लोगों को लूटा। अब जब कश्मीर से हमने 370 हटा दिया, जिसको ये शहरक कहते थे, आज हमने दिखा दिया कि हमने तो दबा दी तुम्हारी शहरक को। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गुलरेज शेख साहब। लेकिन एक बात जरूर बताइए, जो संजय जी भी कह रहे थे कि
आज़ादी के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की या दूसरी कम्युनिटीज़ की जो तादाद थी, अब वो 1%, 2% पर आकर सिमट गई है। मिट्ठू मियाँ जैसे लोग या और भी वहाँ पर इस तरह के लोग जो हुकूमत के दम पर वहाँ किसी की भी सरकार रहे, बिना उनकी हाथ रखे हुए ये काम नहीं हो सकता। ये काम में लगे हुए हैं। ये कन्वर्टेशन जो हो रहा है और ख़ास तौर से इस्लाम को भी बदनाम करने का जो काम हो रहा है, ये पाकिस्तान सबसे बड़ा इसका शिकार है। लेकिन दूसरी जो अक़लियतें हैं वो तो यहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी ऐसे। देखिए इमरान भाई, आपको ये इस बात का स्मरण होना चाहिए कि जो दाइश, जो ISIS है, ये ISIS तो अभी इस नाम से आया है, लेकिन दुनिया का सबसे पहला इस्लामिक स्टेट कोई बना है, कोई ISIS बना है तो वह तो पाकिस्तान था। और जितने जुल्म सितम, देखिए ISIS ने खुल के जुल्म सितम किए, क्योंकि उनको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट। और चाहे वो कन्वर्शंस की बात हो, मास रेप की बात हो, मास मर्डर की बात हो, जितनी एट्रोसिटीज शरिया के नाम पे हो सकती हैं उनकी बात हो, लेकिन पाकिस्तान ने ये बड़े छुपके किया, कानून बना के किया, धीरे धीरे किया, लेकिन अब कार्यशैली वही रही। चाहे वो आतंकवादियों का निर्माण हो, लोगों की निर्मम हत्या हो, जो ISIS ने किया था वही पाकिस्तान ने किया। आप उठा के देख ले, बस फर्क ये रहा कि ISIS ने 2 साल के अंदर किया, इन्होंने 70 साल में किया है। बहुत बहुत अहम बात। ये जो समस्या है सर कुलकर्णी साहब, मैं आपके पास भी आना चाहूँगा। देखिए पाकिस्तान तो है ही एक प्रॉब्लम, और वहाँ पर लेकिन जो अक़लियत है उनकी हिफाजत, आपने भी कहा कि अब उस पर आवाज़ उठनी चाहिए, अनिल जी ने भी कहा कि अब हमें उस तरह का स्टैंड लेना चाहिए कि उनकी हम बात करें या उस पर अटैक करें, जबकि वो इतने सालों से हमारे लिए इस तरह की बातें कहा करते थे। अब जो कि वहाँ 1%, 2% रह गई हैं, क्या हिंदुस्तान उनके लिए, जो बात बलदेव सिंह जी ने आकर हिंदुस्तान ने बताई और भी कितने सारे लोग आकर यहाँ पर बता चुके हैं, उनके लिए हिंदुस्तान क्या कर सकता है इस दौर में? क्या ये मुमकिन है? और मोदी दौर चूंकि ये चल रहा है, तो क्या चीज़ों पर कुछ हम एतमाद कर सकते हैं उनके लिए, या उनका भी भरोसा बढ़ा है? ये एक लोकतंत्र होने के नाते, और एक बहुत बड़ा लोकतंत्र, और एक ऐसा देश जो सब कोई नज़र हिंदुस्तान के ऊपर है, और अगले 1 दशक के अंदर जब हिंदुस्तान का जो दबदबा होगा, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, सोशली हो, सब जगह, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन ऑल स्फीयर्स इन द वर्ल्ड। अगर उस माहौल और उस मकसद पे जाकर के हिंदुस्तान ने पहुंचना है, तो ये एक बड़ी अजीब सी catch-22 सिचुएशन। अगर आप सबको एक लोकतंत्र होने के नाते सबको कहते हैं आकर के बसे, और ये लोग क्या करेंगे? अब पाकिस्तान जो है, आप पाकिस्तान की आबादी देखिएगा कितनी थी 1947 में और आज कितनी है। जब 1947 में मुसलमान हिंदुस्तान में कितने थे और पाकिस्तान में कितने थे? हिंदुस्तान में मुसलमान ज्यादा थे, पाकिस्तान कंबाइंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में कम थे। उसके बाद अब क्या हुआ? जितने कन्वर्ट कर गए हो गए, अब नहीं हुए वो ढकेल दो, हिंदुस्तान के अंदर ढकेल दो। बांग्लादेश क्या कर रहा है? कहा 23% आज की तारीख में बांग्लादेश अच्छे, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात है, जिनको हमने 1971 में आजादी दिलाने में मदद की, आज क्या हुआ है? आज हिंदुओं के वहां पे आबादी 4% भी नहीं है बांग्लादेश में। बाकी सारे के सारे कहाँ आ गए? ढकेल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब आप देखिए वही खत्म हुए, म्यांमार से क्या हो रहा है? रोहिंग्यास कहाँ आ रहे? ढकेल रहे हिंदुस्तान के अंदर। अगर हिंदुस्तान को भी अपने आप को सोचना पड़ेगा, अपने आप को संभलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये भी एक तरीके का वॉर है, ये भी एक तरीके की लड़ाई है कि आप जब हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, अब इनकी आर्थिक स्थिति किस तरीके से बिगाड़ी जाए, लाखों करोड़ों लोग इनको ढकेल दिए जाए, जहां पे वैसी गुर्बत है और गुर्बत बढ़ाई जाए। तो आप चांद में जाने की सोच रहे हैं, मार्स में जाने की सोच रहे हैं, और यहाँ पर लोगों की गुर्बत बढ़ती जा रही। तो ये हम लोगों को देखना है कि कैसे लेकिन इंसानियत के तकाजे से अब जैसे बलदेव सिंह जी जैसे और लोग आकर यहाँ मदद मांगते हैं। ह्यूमन राइट्स, इसमें कोई शक नहीं कि ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए जरूर एज अ नॉर्मल दिस थिंग, लेकिन अगर एक मास मूवमेंट शुरू हो जाए कि भाई जहां से भी है सबको हिंदुस्तान के अंदर ढकेलो, क्यों? क्योंकि अब आप देखिए अफगानिस्तान में थे, अब अफगानिस्तान में जो तालिबान है, जो उनके साथ के लोग हैं, वो अफगानिस्तान में नहीं तो बाकी के बाकी कहाँ जाएंगे? डिफेंस कॉलोनी में, लाजपत नगर में, ग्रेटर कैलाश में, या पूरे दिल्ली में आकर के बसेंगे। हमारे ताल्लुकात अच्छे, हमारे दोस्ती अच्छी है, हम उनकी क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं, हम उनसे रिश्ते अच्छा रखना चाहते हैं, हमारे रिश्ते उनके साथ बहुत सालों से अच्छे हैं। आज भी बहुत सारे हिंदू सिख अफगानिस्तान में है, लेकिन हमको इस बात से एक
जरूर एक तरीके से माहौल बनाना पड़ेगा। और ह्यूमन राइट्स जरूर अपनी जगह पे ह्यूमन राइट्स है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति बिगाड़ना, हमारी आबादी कंट्रोल में नहीं आ रही और वहां से ये जो माइग्रेंट्स है या इमिग्रेंट्स है ये बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल दिक्कत होगी। ये एक बड़ी बात आपने बताई। और संजय चड्ढा जी, मैंने भी आपसे कहा था शहरियत अगर किसी को देना हो तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह के मामलों में क्या हिंदुस्तान उनको तुरंत शहरियत दे सकता है? और खास तौर से ये वही पाकिस्तान है जो सिखों को हमेशा अपने साथ रखने की बात मानता था और कहता था कि सिख हमारे साथ हैं। खालिस्तान मूवमेंट को इसलिए इन्होंने बढ़ावा दिया, वहां पर आज भी प्रोपेगेंडा करवाते हैं और आज भी इसके जरिए गड़बड़ कराने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पंजाब 10 साल जलवाया पाकिस्तान की शय पर और आज सिख बिरादरी के साथ एक तरफ तो एक करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये सिखों के साथ वो जुल्म सितम कर रहे हैं जो जिसकी बानगी बलदेव सिंह जी हैं। देखिए, शहरियत या सिटीजनशिप दिलाने के लिए कानून है हमारा। कानून में ये दिया गया है जस सोली, जो कि हमारी जो जमीन में पैदा होगा वो हमारा सिटीजन बन सकता है, या फिर एक और नियम है कि इतना समय, कोई स्पेसिफाई पीरियड है, आई थिंक मुझे सही उसका ज्ञान नहीं है अभी, कि कितने दिन वो अगर रहेंगे या इतने साल रह लेंगे इस जमीन पे तब उनको नागरिकता मिलेगी। ये दूसरा। और तीसरा जो कि यहाँ पे अप्लाई होगा कि अगर आप जो असाइलम करते हैं, लोग जो आते हैं वो अगर दरखास्त करते हैं गवर्नमेंट के आगे और गवर्नमेंट उसको उनको नागरिकता दे देती है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अभी इसी सरकार यानी कि पिछले दौर में कोई 200 के करीब लोग आए थे, हिंदूज थे, उनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। और ऐसी एक बहुत बड़ा तबका है जो जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, पिछली सरकार के समय भी किया था और इस सरकार के समय भी किया है, अभी तक उनको नागरिकता नहीं दी गई है। क्योंकि नागरिकता दे देना आराम से बात है कि 1 मिनट में आपने दे दी, लेकिन कोई भी चीज का प्रेसिडेंट भी बन जाता है। तो हर चीज को ख्याल में रखना होता है। सरकार को 20 चीजों को का पहले अपना संज्ञान में लेना होगा, उसके बाद ही इस पे को निर्धारण किया जाएगा। देखिए, आप असम में क्या चल रहा है आजकल, असम की जो प्रॉब्लम है, जो अभी कुलकर्णी साहब ने शुरुआत में उठाई कि हर तरफ से लोगों को यहां डंप कर दिया जाएगा, क्या हम कोई मतलब ये स्वीकार कर सकते हैं? जब पाकिस्तान बना था तो ये जब दोनों मुल्क बने थे तो भारत ने लाखों करोड़ों रुपए दिए थे पाकिस्तान को। किस लिए दिए गए थे? इसलिए कि ये लोग इधर हैं, ये लोग इधर हैं। किस प्रकार से दोनों देशों की चीजों का, संपत्तियों का वो तो सब कुछ बंटवारा हुआ। उन्होंने तो अपने आप सब कुछ भूल गए। क्या किस रूप में प्रोजेक्ट किया वो तो दुनिया ने देख ही लिया है। तो और इसलिए जिनके यहाँ उसामा बिन लादेन पाया जाता हो उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? अनिल जी, लेकिन जो आपने पहले बात कह दी थी वो बहुत शानदार बात थी और बहुत काम की बात है कि अब हमें भी सारी तोपों के और सारी जो बंदूकों के मुंह मतलब वैचारिक उस रूप में मोड़ देने चाहिए जो पाकिस्तान हमारे साथ पिछले 60-70 सालों से कर रहा था। और बलदेव सिंह जी जैसे बहुत सारे लोगों का दुख, तकलीफ और जो असलियत है पाकिस्तान की, और अब खासतौर से इमरान खान के न्यू पाकिस्तान की, उस पर हमको एग्रेसिव तरीके से प्रोपेगेंडा कम से कम करना चाहिए। प्रोपेगेंडा क्या, असलियत बतानी चाहिए। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए, कोई आज का नहीं, बलदेव सिंह पहले नहीं, इसके पहले एक नहीं कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहे। अब मैं जो कहना चाह रहा था, ये तक समय बदला हुआ है। जो वार हम पर हो रहा है 70 साल से, कश्मीर को जिस तरह से एक तमाशा बना दिया पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, कोई भी समाज हो, वो अपने हित अहित के हिसाब से पॉलिटिक्स करता है। वो हमारे साथ कब खड़ा होगा, कब हमसे दूरी बना लेगा, इसका जीता जागता उदाहरण आपको आज प्रेजेंट टाइम में ही दिख रहा है। कभी कोई कंट्री के प्रेसिडेंट कह देते हैं हम आपके साथ है, कभी दूसरे प्रेसिडेंट से मिलते हैं तो उनके साथ बयान दे देते हैं, फिर 10 दिन बाद उनका बयान। तो हमें इस पर न भरोसा करके हमें अपने फुल प्रूफ जो इस तरह की घटनाएं होती हैं और जो कि सच्ची हैं। देखिए, कश्मीर में पब्लिक जिस अच्छे से रह रही है, जितना आरोप लगाया गया उसमें शायद जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन वहीं कश्मीर का बॉर्डर जो टूटकर जिस पर पीओके जिसको हम कहते हैं, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा किया है, उन दोनों का केवल समानांतर अगर आप एक तुलनात्मक आप अध्ययन कर लें तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। आपको यकीन नहीं होगा, बलूचिस्तान में पीओके में जो कल एक गुस्सा फूटा, ये कोई पहली बार नहीं फूटा है, इसके पहले न जाने कितनी बार फूटा है। तो आप अगर वहां देखें जिस तरह से पाकिस्तान की सेना तो हमारी भी कश्मीर में जाती है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन जब पीओके या बलूचिस्तान या जैसा अभी कराची का जिक्र हो रहा था तो कराची में तो उतना नहीं बढ़ा, लेकिन जो है
जवानियत ये सेना के जवान वहां पर दिखा रहे हैं, वहां नस्ल की नस्ल गायब कर दी जा रही, लड़कियों का तो पता ही नहीं चलता, घरों से उठा लिया है, उसमें भी अगर वो अल्पसंख्यक हैं तो ये पूरे पाकिस्तान में जुल्म ढाया जा रहा है। लड़कियों से जबरदस्ती निकाह कराना, धर्म परिवर्तन कराना, एक नहीं सैकड़ों नहीं लाखों उदाहरण है। आज भारत की ये सबसे बड़ी जरूरत है, इस तरह के उदाहरण को उठाकर हर प्लेटफॉर्म पे केवल अपने को कश्मीर की सफाई पेश करना बंद कर दे। भारत को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उठाकर हर जगह पटकना चाहिए। इसका खामियाजा ये निकलेगा। पाकिस्तान ने हर मंच पर, और इमरान खान तो खुलकर अपनी संसद में भी कह रहे थे और भी ये 370 के बाद से बार-बार कहते कि हिंदुस्तान में मुसलमान मजलूम है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ऐसा, ये पाकिस्तान को फिक्र रहती है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड उनका जो मुबैना है कथित, जिसको सिर्फ शरारत के तौर पर वो करते हैं, आज क्या उसको जवाब देने का सही वक्त आ गया है बलदेव सिंह जी या दूसरे हिंदू जो पाकिस्तान से परेशान होकर यहां आते हैं, या जो उनकी कहानियां या उनकी दास्तान हम देखते हैं उसको देखते हुए? इमरान जी बहुत छोटे बता दे, अगर कोई जरा समझदार हो समझ ले। भारत आजाद हुआ था, हमारे यहाँ 7 करोड़ कुछ लाख जनसंख्या मुस्लिम आबादी थी। आज हम कितने हैं? लगभग 20 करोड़। और जब पाकिस्तान आजाद हुआ था भारत के ही साथ, तो वहां 23% पॉपुलेशन थी, आज वो 1% नहीं बची। तो अब दुनिया तो इतना समझ रही है, लेकिन हम आज समझ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि समय के साथ स्थिति परिस्थिति बदलती है, हमें अपने टारगेट को चेंज करना। अभी तक हम कश्मीर के बचाव में लड़ते चले आए, अब हमें कश्मीर नहीं बचाना। कश्मीर के लिए तो मोदी जी ने जो कदम उठाना था वो करके दिखा दिया, जिसका 70 साल से इंतजार था देश का, और इसीलिए पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। अब इन मसलों पर ध्यान देने की इनको अपने कश्मीर से हटकर जहां जहां इमरान हो या पाकिस्तान हो, जिस प्लेटफॉर्म पर वो इस तरह के मुद्दे उठाए, वहां इस तरह की एग्जाम्पल एक नहीं दसियों अगर पटके, वहां टेबल पर पटके, तो ध्यान जो वर्ल्ड का ध्यान है वो इनको पल-पल जलील करना, इनको पल-पल इनकी बेइज्जती करनी, इनको बेपर्दा करना है। क्योंकि इन्होंने ये जो शरारतें की हैं और आज जो अपने लोगों पर जुल्म कर रहे हैं मजहब के नाम पर और दूसरी वजूहात से, इनकी एक एक हरकत दुनिया के सामने आनी चाहिए। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे भाई ने बताया जिस प्रकार से कि अब जरूरत है हमें अपनी पॉलिसी में पैराडाइम शिफ्ट लाना है। बिल्कुल चेंज कर दीजिए आप अपनी पॉलिसी, और टिट फॉर टैट का जो मामला जो तमाम लोग कहते आ रहे हैं उसको अब हमें अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको असली जो फेस है पाकिस्तान का उसको पूरे विश्व को अब दिखाना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर दूसरा ये कि हमको इन तमाम जितने एरिनाज हैं, इवन छोटी छोटी मीटिंग्स में भी हमको इन इश्यूज को दिखाना पड़ेगा। जो एट्रॉसिटीज वहां पे हो रही हैं इन लोगों के साथ, जो हमारे और वहां की अक़लियतें हैं, हमारे वहां की, हम ये कभी भी नहीं कहते कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वाली बात पूरा भारत कभी भी नहीं कहता। भारत वहां के जनमानस की बात को भी अब उठाने की मेरे को लगता है कि आज आवश्यकता है। जी, कुलकर्णी जी कुछ कहना है? शिफ्ट आज बहुत जरूरी, बहुत अहम बात। जी जी इमरान, आपको छोटा सा एक वाकया बताता हूँ। हम लोग जब कश्मीर घाटी में ऑपरेट करते थे और कई बार पाकिस्तानी ट्रेन मिलिटेंट्स हम लोग पकड़ लेते थे, मरते नहीं, कोई सरेंडर हो जाता था, कोई पकड़ा जाता था, और जब उनसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते थे वो एक ही बात कहते थे कि हमको ये बताया जाता था कि हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत एट्रॉसिटीज़ हैं, मुसलमानों को मतलब बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल होता है। ये है, हमें आकर के हमें तो अब पता चला कि किस तरीके से हमको बेवकूफ़ बनाया जाता था पाकिस्तान के अंदर, और किस तरीके से हमारे को ब्रेन वॉश किया जाता था, और किस तरीके से हमको फिर ढकेला जाता था। और इधर आने के बाद हम कुछ माहौल और ही देखते थे। हम यहाँ देखते थे हर मुसलमान खुश है, हर कोई सबके साथ बातचीत करता है, और जिस तरीके से हमको बताया जाता था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत जबरदस्त रंशक हो रही है, कुछ भी नहीं। तो ये जो बातें हैं पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को मुझे लगता है जिस तरीके से हिंदुस्तान ने आइसोलेट किया है वो बहुत बढ़िया किया है, और पाकिस्तान के बारे में हमने ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को बिल्कुल निग्लेक्टेड, आइसोलेटेड, और उसको अपनी जगह दिखा देनी चाहिए। वी मस्ट फोकस ओनली ऑन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। हम लोगों ने तरक्की करनी चाहिए, अपने आप को उस मकाम पर जाकर के पहुंचाना चाहिए जिससे खुद ब खुद हमारे जो पड़ोसी है वो इस बात के एहसास होगी। वहाँ पे सिविल वॉर होगा, वहाँ के खुद के लोग उस सरकार के बरखिलाफ जाएंगे। जहाँ पे फौज कोशिश कर रही है पूरे देश को संभालने की, वो संभाल नहीं पाएगी। और जब माहौल बिगड़ेगा, लोगों को इस बात का एहसास होगा कि हिंदुस्तान का जो मॉडल है, जिसके कारण हिंदुस्तान इस तरीके से तरक्की कर रहा है, जब वो उस एहसास उस पाकिस्तानी को होगा, अपने आप माहौल
पीस में बदलेगा। बहुत इमरान साहब, जी, छोटी सी जी, लाइन में जी। जरूर कहना चाहूंगा, और ये सब जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं, ये आप देखिए, ये सब हमारी सरकार ने फॉलो भी करना शुरू कर दिया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री की जब अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बात हुई थी तो उन्होंने कश्मीर या पाकिस्तान का मुद्दा नहीं लिया था, उन्होंने कहा था रीजनल इशू, वी आर ए रीजनल पावर। उन्होंने कहा था कि पूरे रीजन की बात किया था। उनके उसमें एक इकोनॉमिक रिलेशंस के भारत के प्रति हुई थी बात, और रीजनल पीस की बात हुई थी। हमने पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के बारे में कोई बात नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात, नाम भी नहीं और लेते हम, नाम भी तक नहीं नहीं लेते। लिया, रीजन और की अब बात ध्यान देना है गुलरेज शेख साहब, वहां की अकलियतों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उस पर, और लगातार इसको उठाना है। और ये तो सबूत है, जिंदा सबूत हमारे बीच के, यहाँ तीर्थ यात्रा के चलते आते हैं लोग और यहीं के होकर रहना जाना चाहते हैं, क्योंकि देखते हैं यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, यहाँ का प्यार प्रेम, ये फिर पता लगता है कि हम किस दोजख में रह रहे थे, हम किस नर्क में रह रहे थे। ये बहुत बड़ी बताने की जरूरत है पाकिस्तानियों को भी, और जो वो प्रोपेगेंडा पिछले 70 सालों से कर रहे थे उसका जवाब देने का भी अब वक्त आ गया है। देखिए इमरान भाई, अभी बलदेव सिंह जी का जो वाकया है, यह मुंह पे तमाचा है। जो गोपाल चावला जैसे आतंकवादी वहां बैठे हैं और आईएसआई की फंडिंग लेकर खालिस्तान के झंडे उठाते हैं और भारत के खिलाफ बयानबाजियां करते हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। दूसरी बात, मुझसे पहले के जो वक्ता कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए हमको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमको अपने आप पे कंसंट्रेट करना है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, देखिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ आर्म रेस करे, हमारे साथ हथियारों की रेस करे, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी का साइज है हमसे 11 गुना कम है। और जब वो आर्म रेस में फंसेगा तो उसकी स्थिति वही बन जाएगी जो अमेरिका के साथ सोवियत संघ ने जब आर्म रेस में फंसा था तो उसके कितने टुकड़े हो गए थे, उसके 15 या 16 टुकड़े हुए थे, इसके भी 4-5 टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब इकोनॉमी जब गिरती है तो उसके बाद फिर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, वो उठ के सामने आती हैं। तो वही स्थिति पाकिस्तान की डेवलप होने वाली है, फिर इनकी आर्मी उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और जहां तक जुल्म सितम की बात कर रहे हैं, देखिए मैं तो ये पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं, क्योंकि आपका बड़ा चैनल है, सीमा के पार भी देखा जाता है कि 1971 में जो आप मुसलमानों की बात करते हो, इस्लाम की बात करते हो, जो यहया खान की फौज ने क्या बात करी थी कि बांग्लादेश के जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है, पूरी की पूरी नस्ल को परिवर्तित कर दे, नस्ल बदल दो उनकी, यह इंस्ट्रक्शन दी गई थी पाकिस्तानी फौजियों को। अभी वर्तमान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थितियां ऐसी बुरी बना रखी हैं, फाइनेंशियल स्थितियां, कि महिलाओं को अपने बच्चों के पेट पालने के लिए जिस्म फरोशी करना पड़ रही है। बलूचिस्तान में जो सीपेक का काम चल रहा है उसमें तो अभी इंटरनेशनल रैकेट पकड़ा रहे हैं कि बलोच बच्चियों को चाइना भेज दिया जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो यह स्थिति है पाकिस्तान की। मैं तो चाहता हूं कि खूब आर्म रेस करे पाकिस्तान हमारे साथ, क्योंकि जब आर्म रेस करेगा तो वो सोवियत संघ की तरह टूट जाएगा। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। और पाकिस्तान को अपनी अक़लियतों को देखना चाहिए। हिंदुस्तान को जब ज्ञान देना शुरू करते हैं इमरान खान और बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करते हैं तो दुनिया हंसती है, मुंह दबा दबा कर हम भी हंसते हैं। जी जी, देखिए पाकिस्तान कितना ही बोले तो पाकिस्तान के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में, बहुत रियल फैक्ट है। चूहा कितना भी मोटा हो वो हाथी नहीं हो सकता है, चूहा चूहा ही रहेगा। और भारत के लिए बोल दूं कि हाथी कितना भी दुबला हो, कितना भी बीमार हो, वो चूहा नहीं होगा, वो हाथी ही रहेगा। इस चीज को समझने की जरूरत है। हमको अपनी पॉलिसी इस सोच के साथ बिल्कुल कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हुए पाकिस्तान को चाहिए अपने गिरबान में झांके, अपने बलदेव सिंह जैसे लोगों की इज्जत करे, उनकी कद्र करे, अपनी अक़लियतों को बचाए और अपनी अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए काम करे। जो उनके यहाँ 1-2% रह गई है, कम से कम उनको तो बचा ले, वरना ऐसा ना हो कि इतने टुकड़े हो जाएं कि फिर गिनना मुश्किल हो जाए पाकिस्तान कहां गया। ये बहुत अहम है वहां के हुक्मरानों के लिए भी, वहां की आवाम के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ।